हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में नेहरू गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, साथ में इनके चिंटू मिंटू की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चार्जशीट पेश हो गई है। कॉग्निजेंस का आर्गुमेंट 25 ऑफ अप्रैल को है। संज्ञान हो जाता है तो दो पॉइंट ऑफ व्यू है। लीगल बता दूं कि जेल भी जा सकते हैं और यह भी हो सकता है कि 2015 में जो बेल ली गई थी वो ही इस मामले में आफ्टर द चार्जशीट कंटिन्यू कर जाए। मेरिट ऑफ द केस मैं इस बारे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि चार्जशीट मेरे सामने नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि नेशनल हेरिटेज केस आसान भाषा में आप क्या पेश कर सकते हैं? तो हां, उतना मैं कर सकता हूं कि आसान भाषा में आप लोगों को नेशनल हेरिटेज का मामला समझाने की कोशिश प्रयास कर सकता हूं। बड़ा लंबा मैटर है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। 19 आजादी की लड़ाई चल रही थी। 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी के दिमाग में एक बात आती है, ख्याल आता है कि मैं इस लड़ाई को और मजबूती से कलम से भी लड़ूं, एक पेपर का लॉन्च करूं। जैसे उस जमाने में अलग अलग अखबार थे और वो इस लड़ाई में अपने अपने तरीके से शामिल थे। तो क्या करें साहब? तो वो एक एजीएल एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के नाम से एक एक टीम बनाते हैं। जैसे हर अखबार के पीछे कोई ना कोई ग्रुप होता है, तो आसान भाषा में समझिए ग्रुप बनाते हैं। नवंबर 20 1937 में ये वो दौर था जब देश में सुभाष चंद्र बोस जी का वर्चस्व बढ़ रहा था। ये एक छोटा सा इंसाइट है जो पढ़ने पे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो मुझे पता चला था। वो डेटा मुझे इस बार नहीं मिला। तो एजीएल ये तय करता है कि तीन उसमें ये न्यूज़पेपर निकालेंगे। इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड में निकालेंगे, हिंदी में नवजीवन निकालेंगे और कौमी आवाज निकालेंगे आप उर्दू में। तो ये साहब इसके पेपर चलाने के लिए भाई धन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है उस टाइम पे भी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ये करते हैं कि भाई अपना पैसा फिलहाल क्या लगाना, वो इस चीज के शेयर्स फ्लोट कर देते हैं एजीएल के और 5,000 लोग उनके शेयर होल्डर बन जाते हैं। उस जमाने में कितने में शेयर लिया गया था मुझे ये इस बात का आइडिया नहीं है साहब। पेपर बनना, पेपर पब्लिश होना शुरू हो जाता है। 1942 में इसको बैन भी किया जाता है। मकसद था इसकी आज़ादी की लड़ाई, लेकिन आज़ादी के बाद ये जो अखबार थे ये आज़ादी के लड़ाई से हटकर कांग्रेस के माउथपीस जरूर बन जाते हैं। अब जब इनका ये चीज आजादी के बाद भी शुरू होती है तो धीरे धीरे सन 60 आते आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उससे पहले नेशनल हेराल्ड को या एजीएल को बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज लीज पर देना शुरू करती है। कोई 70 साल की, कोई 100 साल की। और एक इस तरीके की भी इनको प्रॉपर्टी दी जाती है जो इनको फ्री कर दी जाती है, यानी उनका इनको मालिकाना हक दे दिया जाता है। प्रॉपर्टी ये कितने की है ये भी एक डिस्प्यूटेड मैटर है। 800 करोड़ से 2-3 हजार करोड़ तक का ये वेरी करता है। कहीं रेट सर्कल रेट के हिसाब से बताया जाता है, कहीं रेट मार्केट के हिसाब से बताया जाता है। तो इस पर भी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस जमाने में सन 55, 58, 60 में जो नेशनल हेराल्ड के एजीएल को, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को प्रॉपर्टीज लीज पर दे रही थी। जैसे हेराल्ड भवन तो जो दिल्ली में है वो सुनते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर उसका है। लखनऊ में प्रॉपर्टी थी, भोपाल में प्रॉपर्टी थी, पंचकुला में प्रॉपर्टी थी, पटना में प्रॉपर्टी थी, मुख्यतः नॉर्थ इंडिया में ही प्रॉपर्टीज दी जा रही थी। इसमें कितनी लीज पर दी जा रही थी और कितनी इनके सुपुर्द कर दी जा रही थी इसका भी डिमार्केशन मुझे ढूंढने से नहीं मिलता। धीरे धीरे जब फ्रीडम फाइटर्स की डेथ होने लगी तो धीरे धीरे इसके शेयर होल्डर्स कम होने लगे। तो यह माना जाता है वक्फ की संपत्ति की जगह जिनके कम होने लगे और उनके आने वाले वंशजों ने उस शेयर को क्लेम नहीं करा तो वो सारे क्लेम एक ही फैमिली के अधीन धीरे धीरे आते रहे। नेहरू जी कहते तो लंबी लंबी बातें करते थे कि मैं आनंद भवन भेज दूंगा, मैं अपने कपड़े भेज दूंगा, अपने महंगे कलम बेच दूंगा, कुछ भी बेच दूंगा इस पेपर को चलाने के लिए, लेकिन जुबान खर्च करते थे, जेब से पैसा नहीं लगाते थे। 90 आते आते ये पेपर बंद होने की कगार पर आ गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही माने उस जमाने में, लेकिन आसान भाषा में बताएं तो कांग्रेस पार्टी जो एक दूसरा इन्होंने पीपल्स और रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन किया है उसको टुकड़ों में लगभग 90.25 करोड़ का एजीएल को लोन देती है, इंटरेस्ट फ्री लोन देती है कि आप इस पेपर को चलाइए। उसके बाद भी ये पेपर फाइनली नहीं चलता है। जब ये पेपर फाइनली नहीं चलता है
तो उसके बाद धीरे धीरे इसका जो सर्कुलेशन था वो घट के 3-4-5 हज़ार रह जाता है। जो हिंदी का पेपर था नवजीवन, तो वो बंद ही हो जाता है। कौमी आवाज़ भी लगभग बंद हो जाता है। जितना भी जिंदा था वो नेशनल हेराल्ड था। उसके बाद जब आगे चलते हैं तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जाती है, उसका नाम होता है यंग इंडिया। यंग इंडिया पहले 1947 से पहले के ज़माने में न्यूज़पेपर भी आया करता था, राइजिंग इंडिया भी आता था और एक यंग इंडिया भी आता था। तो जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो ये पित्रोदा एंड सुमन दुबे एक पत्रकार हुआ करते थे, उनके अधीन ये कंपनी लॉन्च करी जाती है। उसके लॉन्च करने के बाद 1 महीने बाद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी 38% ईच यानी 76% के इसके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। ठीक, और 12% के बनते हैं मोतीलाल वोरा जी और दूसरे बनते हैं ऑस्कर फर्नांडिस जी, चिंटू मिंटू इनके ये बनते हैं। अब यहां बनने के बाद जब सवाल उठने शुरू होते हैं तो फिर से एक बार नेशनल हेराल्ड को लॉन्च किया जाता है ई पेपर के तौर पर, लेकिन फिर वो फाइनली नहीं चल पाता है। अब जब इसकी कंपनी को यंग इंडिया को सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी जी टेक ओवर ले लेते हैं तो 90 करोड़ का जो कांग्रेस पार्टी ने इनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था वो तो वहीं का वहीं था, वो तो नेशनल हेराल्ड ने लौटाया नहीं था। तो ये एक 50 लाख का चेक काटते हैं इंटरनल सेटलमेंट विद कांग्रेस पार्टी में, और 90,000 के लोन को वेव ऑफ कर 90 करोड़ के लोन को वेव ऑफ करते हुए 50 लाख का चेक कांग्रेस पार्टी को दे दिया जाता है। अब सीन से कांग्रेस पार्टी आउट हो जाती है। यानी जो 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को दिया था वो 90 करोड़ रुपया 50 लाख में राइट ऑफ कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो यंग इंडिया है वो एजीएल की पूरी मालिक बन जाती है और इसकी प्रॉपर्टी की भी पूरी मालिक बन जाती है। आमतौर पे जब कंपनी वाइंड ऑफ होती है तो जिसने लोन दिया होता है सबसे पहले विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट उसको चुकाया जाता है, तो यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 90 करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया गया, यंग इंडिया ने जो दिया 50 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी को, और यंग इंडिया एजीएल की मालिक बनकर बैठ जाती है और किसी भी शेयर होल्डर को इस बारे में इंटीमेट नहीं किया जाता। शांति भूषण जी आप लोग जानते होंगे, वो अपने पिताजी का नाम लेके, और चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के काटजू साहब को भी आप जानते होंगे, वो अपने पिताजी का नाम लेके सामने आते हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया। 2012 आते आते सुब्रमण्यम स्वामी जो एक जमाने में कांग्रेस की और नेहरू गांधी परिवार के बड़े करीब हुआ करते थे और अज्ञात कारणों से वो विरोधी बन गए, वो मुकदमा ठोक देते हैं। जब वो मुकदमा ठोकते हैं तो ये सवाल उठता है कि ये तो शेयर होल्डर थे नहीं, इनके पिताजी भी कोई शेयर होल्डर नहीं थे, तो ये कैसे ठोक देते हैं। तो फिर रास्ता लिया गया पीआईएल का। रास्ता पीआईएल का ये लिया गया कि इस पेपर को चलाने के लिए पब्लिक मनी के जनरेटेड जो प्रॉपर्टीज थी, जो देश की प्रॉपर्टीज थी, वो इनको गिफ्ट में दी गई या लीज में दी गई। दूसरी बार दोहरा दूं, कितनी गिफ्ट में दी गई कितनी लीज में दी गई इसका मैं इसकी गहराई तक मैं नहीं पहुंच पाया, ये चीज चार्जशीट में होगी क्या परसेंटेज में। तो ये रास्ता लिया तो वो चीज एडमिट कर ली गई और फाइनली इनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, सोनिया गांधी और राहुल जी के खिलाफ मुकदमा हो जाता है। 2015 में मिस्टर कटोच जो ईडी के हेड थे वो इनको क्लीन चिट दे देते हैं। फिर सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी को चिट्ठी लिखते हैं, फिर से मुकदमा खुलता है, एफआईआर होती है, फिर ये 2015 में बेल कराते हैं और उसके बाद का किस्सा आपको पता है। फिर इनका इंटरोगेशन होता है, 8-8 10-10 घंटे जाके बैठते हैं, सोनिया गांधी भी जाती हैं और अब ये चार्जशीट फाइनली वहां जाकर पहुंच गई है। अब सवाल उठता है कि जो कांग्रेस का पक्ष कह रहा है कि इसमें ईडी का मतलब यह है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जाए या एक कंपनी से हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जाए, यहां किसी ने कोई भी प्रॉफिट नहीं लिया, लेकिन गहराई से अगर पढ़ा जाए तो प्रॉफिट लिया गया। जब एजीएल बंद हो गई तो वो जितनी भी जमीनें एजीएल को दी गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस जमाने में दी थी, भले नेहरू जी के सिग्नेचर से दी थी, वो दी थी देश हित में प्रेस चलाने के लिए। तो जवाब इसका यह है कि अगर देश हित में प्रेस चलाने के लिए आपको कोई फ्री में प्रॉपर्टी या लीज में प्रॉपर्टी दी गई थी, तो
तो जब आपकी प्रेस फाइनली बंद हो गई थी तो वो सारी प्रॉपर्टी का ब्यौरा बना के आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस हैंड ओवर कर देनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि भैया आप आके इनको टेक ओवर कर लीजिए। जब नए नए क्षेत्र में जब कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी एक जगह को डेवलप करती है तो आप लोगों को पता होगा कि हॉस्पिटल्स के लिए अलग से लैंड अलॉट होता है, स्कूल्स के लिए अलग से लैंड अलॉट होता है। तो आपको अलग से लैंड लीज पर हॉस्पिटल या स्कूल के लिए दिया गया। फाइनली आपका हॉस्पिटल और स्कूल बंद हो गया। तो जब वो बंद हो गया आपका काम क्या है, या तो आप उसका लैंड यूज चेंज कराएं या आप गवर्नमेंट को उसको वापस कर दें, अपने उसमें से असेट्स, मूवेबल असेट्स उसके निकाल कर। लेकिन नहीं, इन्होंने ये करा, आसान भाषा में समझा रहा हूं, कि आपको हॉस्पिटल की जमीन लीज पर या गिफ्ट में गवर्नमेंट से मिली थी, थोड़े दिन बाद हॉस्पिटल बंद हो गया, आपने उसमें मॉल खोल दिया। आसान भाषा में यह है। इसी तरह एजीएल भी प्रॉपर्टी में घुस गई। एजीएल ने अपनी लीज प्रॉपर्टी को और वो प्रॉपर्टी जो उनको मिली थी उसको उन्होंने रेंट आउट करना शुरू कर दिया। तो यहां से ये मिसयूज, अगर जो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं मैं ये कंपनी रजिस्टर्ड है, कोई भी प्रॉफिट नहीं ले सकता, कोई भी प्रॉफिट नहीं ले सकता, तो आपने लैंड यूज बिना बदले जो जमीन सरकार के पब्लिक मनी की, देश की जमीन आपको दी गई थी किसी वर्क ए के लिए, पर्पस ए के लिए, आपने उसका पर्पस कमर्शियल कैसे कर दिया। तो ये एक खुद अपने आप में फ्रॉड है। अब अगर मान लीजिए कि नेहरू एंड सोनिया एंड राहुल इसकी ईडी में या मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं फंसते, तब भी टैक्स इवेशन में तो फंसेंगे। और ये आ रहा है कि लगभग 175 करोड़ रुपए का टैक्स की इन्होंने इसमें धांधली की है, जो राहुल गांधी को देना पड़ेगा। तो कान चाहे इधर से पकड़ो और कान चाहे उधर से पकड़ो। इसमें मात्र 50 लाख रुपए देके 90 करोड़, और उस जमाने में इनकी जो प्रॉपर्टी इनको गिफ्ट में मिली थी वो ये चाहते तो सेल ऑफ करके भी अंडर ए ड्यू प्रोसेस पूरा 90 करोड़ पार्टी को लौटा सकते थे। तो यहां पर जिन लोगों ने, सिर्फ एक तरफ ये फ्रॉड नहीं है कि जो जमीनें नेशनल हेरिल्ड की थी पटना में, लखनऊ में, भोपाल में, दिल्ली में, पंचकुला में, आपने उनका गबन किया। सबसे बड़ा फ्रॉड, दूसरा फ्रॉड यह है कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी में डोनेशन दिया, आपने उनके साथ भी फ्रॉड किया, जिनका 90 करोड़ रुपया आपने नेशनल हेरिल्ड में, एजीएल में शिफ्ट किया और 50 लाख में उसको सेटल कर दिया। और तीसरा फ्रॉड आपने जो शुरू में शेयर होल्डर्स थे उनके परिवारों की तरह, बिल्कुल वफ की तरह किया कि जिसकी डेथ हो गई उसके शेयर आपने अपने बना लिए। आपने उसकी फैमिली को कांटेक्ट करके लेटर लिख के ये शेयर उनको हैंड ओवर नहीं किए। तो ये है शॉर्ट में पूरी कहानी। और इसी बीच में एक डॉटेक्स कंपनी हुआ करती थी कोलकाता की, उनसे भी इन्होंने अपने पेपर्स में दिखाया हमने लोन लिया है और हमने इसको लौटा दिया है। डॉटेक्स अपने पेपर में इसको लोन नहीं दिखा रही है, इसको डोनेशन दिखा रही है। तो वो भी एक छोटा मैटर इसी के साथ क्लब होकर चल रहा है। जब इनसे इनका इंटरोगेशन हुआ था और इन्होंने वहां पर कोऑपरेट तो किया था, लेकिन सवालों के इनके जवाब बहुत सी पुराने डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहे हैं। वो मैं मानता हूं पढ़ने के बाद वो भी एक बड़ा मजबूत आधार बना है कि फाइनली ये चार्जशीट पेश हुई है। तो ये था पूरा, मेरे हिसाब से मैंने जो आपको बताने की कोशिश करी कि बड़ी आसान भाषा में कि ये नेशनल हेरिल्ड मामला फाइनली था क्या। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।